भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा रहेगा? दक्कन का पठार। बात करें प्रायद्वीपीय भारत की, जो ये वाले हिस्से की हम जो बात कर रहे हैं आज, ये वाले की, तो ये प्रायद्वीपीय भारत का जो हिस्सा है ये किसका हिस्सा रहेगा? गोंडवाना भूमि का, यानी कि नीचे वाली भूमि का। ये पठारों के बारे में चर्चा करेंगे और सबसे पहले किसकी? पर्वत एवं पहाड़ियों के बारे में हम यहाँ पे चर्चा। इस मालवा के पठार को मध्य भारत का जल विभाजक कहा जाता है। विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य से कौन सी नदी गुजरती है? नर्मदा नदी। और विंध्याचल में 4 पहाड़ियां आपको याद रखनी है, भांडेर, कैमूर, पार्कनाथ और राजमहल की पहाड़ियां। इस ट्रांस सतपुड़ा और सतपुड़ा के बीच से एक नदी बहती है और वो नदी कौन सी हो जाएगी? ताप्ती। इनको क्या कहते हैं? ट्रांस सतपुड़ा इनको कहा जाता है। देव की पहाड़ियों में सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। अमरकंटक पहाड़ी से 4 नदी। स्टार्टिंग में जब हमने डिस्कस किया था तो भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में हमने चर्चा की थी कि जब भारत के भौतिक प्रदेश हम पढ़ेंगे तो इनको 5 भागों में डिवाइड करके हम यहाँ पे पढ़ेंगे। 5 भागों की बात करें तो पहला उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है, माउंटेन नदियाँ निकलती हैं। रीजन ऑफ द नॉर्थ की बात करें, ये अपना कंप्लीट हो चुका है। उत्तर के विशाल मैदान की बात करें, ग्रेट प्लेन ऑफ द नॉर्थ की बात करें, ये अपना कंप्लीट हो चुका है। तो जिस किसी विद्यार्थी ने अभी तक पीछे की क्लास से नहीं देखी हैं, पीछे से नोट्स नहीं बनाए हैं, तो सबसे पहले तो आपको पीछे की क्लासें देखनी है ताकि आपको आगे की जो चीज़ें हैं वो समझ में आएँ। और आज की अपनी जो क्लास रहेगी इसमें हम प्रायद्वीपीय पठार के बारे में चर्चा करेंगे। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में चर्चा करेंगे और कंटेंट आपको इस तरीके से अवेलेबल कराया जाएगा, इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि आपको नोट्स बनाने हैं और इसके अलावा फिर आपको बार बार ज्योग्राफी के लिए इधर उधर कहीं नहीं भटकना पड़ेगा। तो साथ साथ में पेन कॉपी लेके बैठें, नोट्स अपने अच्छे से बनाएं और क्लासों को रेगुलर देखें। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। और जिस किसी विद्यार्थी ने अभी तक अगर थ्रोन एजुकेशन का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो सबसे पहले आपको थ्रोन एजुकेशन का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। ये इस लोगो के साथ में आपको प्ले स्टोर पे थ्रोन एजुकेशन का एप्लीकेशन अवेलेबल हो जाएगा। जैसे ही आप प्ले स्टोर में सर्च करेंगे थ्रोन एजुकेशन, THRONE, थ्रोन एजुकेशन, तो ये एप्लीकेशन आ जाएगा, ये आपको इंस्टॉल करना है। दूसरा, इसका जो लिंक है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दिया जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन को और टेलीग्राम चैनल दोनों को ही। ठीक है, इसमें खास बातें क्या है, पेड कोर्सेज के अलावा बहुत सारे फ्री कोर्सेज आपको मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज फ्री कोर्सेज मिलेंगे। फ्री वीकली टेस्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे। उसके अलावा टेस्ट सीरीज की बात करें, अगर आपको आरपीएफ की या किसी अन्य एग्जाम की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। करंट अफेयर का कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेगा, डेली करंट अफेयर, वीकली और मंथली करंट अफेयर जो रहेंगी वो आपको मिलेंगी। नोट्स की बात करें, सबसे ज़्यादा बच्चे को रिक्वायरमेंट रहती है नोट्स की, तो नोट्स का जो ई कंटेंट रहेगा वो आपको एप्लीकेशन में अवेलेबल हो जाएगा। वहाँ से आप नोट्स हर सब्जेक्ट के अलग अलग से और हर एग्जाम के अकॉर्डिंग आप डाउनलोड कर सकते हो। सबसे ज़्यादा विद्यार्थी अगर कुछ सर्च करता है तो नोट्स और ई बुक सर्च करता है, वो कंप्लीट अपडेटेड डेटा के साथ में आपको चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। उसके अलावा सिलेबस की बात करें, किसी एग्ज़ाम का सिलेबस अगर आपको देखना है तो सिलेबस आपको मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर देखने हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे। और उसके अलावा बातचीत करें तो डेली क्विज आपको मिलेंगी, प्रैक्टिस के लिए डेली क्विज मिलेंगी। कोई जॉब अलर्ट है तो जॉब अलर्ट से संबंधित चाहे आप बात करें एडमिट कार्ड की, चाहे नोटिफिकेशन की, तो वो सारी चीज़ें आपको इसमें अवेलेबल हो जाएंगी। और उसके अलावा जो अपनी यूट्यूब क्लासें हैं, इन यूट्यूब क्लासों के लिंक भी आपको एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले एक बार सभी विद्यार्थी थ्रोन एजुकेशन का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें और उसके बाद में हम चर्चा करते हैं अपनी क्लास के बारे में। तो आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। जैसा कि 2 भौतिक प्रदेश हम पढ़ चुके हैं, तीसरा वाला अपना रहेगा आज का। ये जो है कौन सा भौतिक प्रदेश है, यहाँ पे 3 नंबर डाल लें आप। तो हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तीसरा आज हम डिस्कस करेंगे और इस तीसरे में अगर हम बताएं तो जैसा कि आपको बताया था, ये जो ऊपर वाला जो हिस्सा है ये किस में आ जाता है? उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में। ये वाला जो हिस्सा है किस में आएगा? उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में। उसके अलावा दूसरा हम बात करें आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये वाला जो कुछ हिस्सा रहेगा ये आज हम डिस्कस करेंगे। और ये कौन सा रहेगा? प्रायद्वीपीय पठार, यानी कि प्रायद्वीपीय
पठार। आज हम जो चर्चा करेंगे भारत के बारे में, इस क्षेत्र से संबंधित हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा इसका कुछ हिस्सा जो रहता है यहाँ पे असम मेघालय के आसपास के क्षेत्र में, ये भी किसका हिस्सा रहेगा, प्रायद्वीप पठार का। वो सारी चीजें आगे हम डिस्कस करेंगे। इसमें जो ये क्षेत्र जो बच जाता है, ये कौन सा हो जाएगा, तटीय मैदान हो जाएंगे। ये वाले कौन से हो जाएंगे, ये वाला भूभाग तटीय मैदानों में। और ये जो शेष बचता है यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, उत्तर का विशाल मैदान। और कुछ छोटे छोटे द्वीप समूह हैं, सबसे लास्ट में हम बातचीत करेंगे नेक्स्ट क्लास में द्वीप समूहों के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है प्रायद्वीप या पठार के बारे में। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हम जो 5 भौतिक प्रदेश हम पढ़ रहे हैं अलग अलग, उन पांचों भौगोलिक प्रदेशों में सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई रहेगी। पांचों भौतिक प्रदेशों में भारत के जो 5 भौतिक प्रदेश हैं उसमें से अगर हम बात करें सबसे बड़ा क्षेत्र कौन से भौगोलिक प्रदेश का रहेगा, तो वो किसका रहेगा, प्रायद्वीपीय पठार का रहेगा। सबसे एक मेन पॉइंट इसमें आपको ये याद रखना है, सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई रहेगी ये प्रायद्वीपीय पठार की बात करें, सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई ये रहेगी। सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, प्रायद्वीपीय पठार। इसके क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 16 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल रहेगा। क्षेत्रफल इसका कितना रहेगा, 16 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और भारत के कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में अगर इसकी बात की जाए तो जो संपूर्ण भारत है, इस संपूर्ण भारत के 48% भूभाग पर क्या फैला हुआ है, 48% भूभाग पर क्या फैला हुआ है, पठार फैला हुआ है, प्रायद्वीपीय पठार फैला हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये 3 बातें आपको याद रखनी है प्रायद्वीपीय पठार के बारे में, कि भारत की सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई आपसे पूछी जाए तो कौन सी रहेगी, प्रायद्वीपीय पठार। क्षेत्रफल कितना रहेगा, 16 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल रहेगा। उसके अलावा ये संपूर्ण भारत के संदर्भ में अगर इसका प्रतिशत पूछ लिया जाए तो 48% भूभाग पर क्या फैला हुआ है, प्रायद्वीपीय पठार फैला हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो इसकी औसत ऊंचाई आपको याद रखनी है कितनी, 800 मीटर। प्रायद्वीपीय पठार की अगर आपसे औसत ऊंचाई पूछ ली जाए तो 800 मीटर आपको याद रखनी है। इसकी औसत ऊंचाई 800 मीटर रहेगी प्रायद्वीपीय पठार की। ठीक है, उसके बाद में आगे हम चर्चा करेंगे प्रायद्वीप क्या होता है, पठार क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले ये चीजें हम एक बार दोबारा से डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसके बारे में, प्रायद्वीप ये पठार के बारे में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये प्रायद्वीप क्या होता है। तो एक नेक्स्ट स्लाइड में सबसे पहले ये 2-3 बातें आप नोट करें। सबसे पहले 4 वर्ड आपको पता होने चाहिए, प्रायद्वीप। बार बार जब हम आगे के अब चैप्टर पढ़ेंगे उनमें ये आएंगे, प्रायद्वीप, द्वीप, पठार और खाड़ी। ठीक है, जब हम अब आगे के चैप्टरों में डिस्कस करेंगे तो चाहे हम बात करें अपवाद तंत्र के बारे में, नदियां झीलों के बारे में, द्वीपों के बारे में, तो ये वर्ड अक्सर आपको बार बार देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इनके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। प्रायद्वीप कौन सा भूखंड रहेगा, तो ऐसा कोई भूखंड जो 3 ओर जल से घिरा हुआ है, 3 ओर जल से घिरा हुआ भूखंड क्या कहलाता है, प्रायद्वीप कहलाता है। 3 ओर जल से घिरा भूखंड, तीनों ओर जल से घिरा हुआ भूखंड क्या कहलाता है, प्रायद्वीप कहलाता है। और हम बात करें इस भारत के बारे में, तो भारत की जब हम चर्चा करते हैं तो यहाँ पर
हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रायद्वीप के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने प्रायद्वीपीय भारत के बारे में प्रायद्वीप पठार की कौन सी चर्चा की, ये वाला जो हिस्सा रहेगा ये किसमें आएगा, प्रायद्वीपीय पठार में आता है। भारत का ये वाला हिस्सा है किसमें आएगा, प्रायद्वीपीय पठार में आता है। और हम क्या बता रहे हैं कि प्रायद्वीप क्या हो जाएगा, तीन और जल से घिरा हुआ भूखंड क्या कहलाता है, प्रायद्वीप। तो भारत के संदर्भ में हम बात करें तो भारत में देखो ये जो कॉर्नर है इसमें तीन और की बात करें तो इस साइड कौन सा हो जाएगा, अरब सागर से घिरा हुआ है। इस साइड किससे घिरा हुआ है, अरब सागर से घिरा हुआ है। इधर अगर हम बात करें तो किससे घिरा हुआ है, बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है, बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है, ठीक है। और इधर हम नीचे की तरफ बात करें तो ये भूखंड किससे घिरा हुआ है, हिंद महासागर से, हिंद महासागर से, हिंद महासागर से। तो प्रायद्वीप के बारे में क्या बताया, तीन और जल से घिरा हुआ भूखंड क्या कहलाता है, प्रायद्वीप। तो ये तीनों और जल से घिरा हुआ है तो ये क्या कहलाएगा, प्रायद्वीप, ठीक है। दूसरा हम बात करेंगे पठार के बारे में। प्रायद्वीप हो गया और हम यहाँ पे डिस्कस क्या कर रहे हैं, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। प्रायद्वीप हमने देखा तीनों और जल से घिरा भूखंड। पठार की यहाँ पे बात करें तो जो ऊंचा उठा हुआ मैदानी भाग जो है लगभग 150 मीटर ऊंचाई से अधिक जाने पर हम उसको किस में काउंट करते हैं, पठार में, ठीक है। तो ऊंचा उठा हुआ भाग क्या कहलाता है, पठार कहलाता है। ऊंचा उठा हुआ भाग क्या कहलाता है, पठार। ऊंचा उठा हुआ भूभाग, ऊंचा उठा हुआ भूभाग क्या कहलाएगा, पठार कहलाएगा, ठीक है। तो हम बात करें इस भारत के बारे में तो ये प्रायद्वीपीय भारत की जब बात करते हैं तो तीनों ओर जल से घिरा हुआ है। दूसरा इसकी हम औसत ऊंचाई की बात करें तो ये 150 मीटर से अधिक है और 150 मीटर औसत ऊंचाई तक हम जो काउंट करते हैं वो किस में काउंट करते हैं, उसको मैदान में। और लगभग औसत ऊंचाई 300 से 600 के आसपास रहती है तो उसको हम पठार में काउंट करते हैं। लेकिन इसकी औसत ऊंचाई कितनी बताई हमने, औसत ऊंचाई 800 बताई, तो इसको किस में काउंट करेंगे हम, पठार में, ठीक है। तो ऊंचा उठा हुआ भूभाग भी है, साथ में तीन और जल से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय पठार के नाम से इसको जाना जाता है। प्रायद्वीपीय पठार क्या हो जाएगा, प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। ये बात आपको यहां तक समझ में आई कि पठार क्या होता है और प्रायद्वीप क्या होता है। उसके बाद में अपने दो वर्ड बचते हैं, द्वीप। द्वीपों की बात करें तो द्वीप क्या हो जाएंगे, चारों ओर जल से घिरा हुआ भूखंड, चारों ओर जल से घिरा भूखंड। प्रायद्वीप में तो क्या होगा, तीन ओर से जल से घिरा हुआ रहेगा, जबकि द्वीप में हम बात करें तो द्वीप क्या रहेगा, चारों ओर जल से घिरा हुआ रहेगा। जैसे कि हम यहाँ पे बात भारत के संदर्भ में बात करेंगे तो यहाँ पर एक द्वीप समूह आएंगे, कौन से, लक्षद्वीप समूह। और इधर हम बात करें तो कौन से द्वीप आएंगे, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। और इन द्वीपों की बात करें तो ये चारों ओर किससे घिरे हुए हैं, जल से घिरे हुए रहेंगे, तो क्या कहलाएंगे, द्वीप। के बाद में एक अपना बचता है खाड़ी। खाड़ी के लिए आपको क्या याद रखना है कि तीन और भूमि से घिरा जल क्षेत्र क्या कहलाएगा, खाड़ी कहलाएगा। देखिए यहाँ पे तो क्या था, प्रायद्वीप में तो तीन ओर से जल क्षेत्र घिरा हुआ था, किससे, भूमि से। लेकिन यहाँ पे देखें तो यहाँ पे उल्टा है, विपरीत है कि तीन ओर से भूमि से घिरा हुआ जलीय क्षेत्र क्या कहलाएगा, खाड़ी। तीनों ओर भूमि से घिरा हुआ जलीय क्षेत्र क्या कहलाएगा, खाड़ी कहलाता है। और ये किस तरीके से रहेगा, जैसे कि हम बात करें किसकी, बंगाल की खाड़ी की। जब हम बात करते हैं इस बंगाल की खाड़ी की तो ये देखिए बंगाल की खाड़ी जो ये रहेगी, ये वाला जो हिस्सा है ये किसका आता है, बंगाल की खाड़ी का। और जब इस बंगाल की खाड़ी की हम बात करते हैं तो ये वाला कॉर्नर देखिए और ये वाला हो गया और ये वाला, यानी कि ये जो संपूर्ण हिस्सा है तीन और किससे घिरा हुआ है, ये वाला जो क्षेत्र है किससे घिरा हुआ है, भूमि से। इसलिए इसको क्या कहते हैं, खाड़ी के नाम से जाना जाता है। और बंगाल के आसपास ये क्षेत्र लगता है तो इसको क्या कहते हैं, बंगाल की खाड़ी। तो क्या कहते हैं, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। एक दूसरी खाड़ी इसी तरीके से भारत में यहाँ पे बनती है और इसको अगर आप देखें तो ये भी क्या है, तीन और जल से घिरी हुई है। एक खाड़ी यहाँ पे बनती है तो ये भी क्या है, तीन और जल से घिरी हुई है।
ठीक है, तो इस तरीके से ये खाड़ी के बारे में आपको याद रखना है कि खाड़ी क्या हो जाएगी, तीन और भूमि से घिरा जलीय क्षेत्र क्या कहलाएगा, खाड़ी। और प्रायद्वीप के बारे में आपको बता दिया गया है, तीन और जल से घिरा हुआ भूखंड क्या कहलाएगा, तीनों ओर जल से घिरा हुआ भूखंड क्या कहलाएगा, प्रायद्वीप। ठीक है, यहां तक आपको कोई कंफ्यूज हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दूसरा, अपने एप्लीकेशन में डाउट सेक्शन दिया हुआ है, डाउट सेक्शन में आप अपने डाउट्स रख सकते हैं, अगर फोटो खींच के भी रख सकते हैं, ऑडियो वॉइस भी वहां पे रिकॉर्ड मतलब फॉरवर्ड होती है, ऑडियो वॉइस भी आप वहां पे छोड़ सकते हैं, वीडियो भी आप वहां पे, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे वो चीजें आप वहां पे डाउट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। ठीक है, प्रायद्वीप के बारे में बात करें, विश्व में सबसे बड़ा प्रायद्वीप अगर आपसे पूछा जाए तो अरब का प्रायद्वीप रहेगा। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा रहेगा, अरब का प्रायद्वीप। यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप आपसे पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है अरब का प्रायद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कहां पर, अरब का। और सबसे बड़ा अगर पठार आपसे पूछ लिया जाए तो विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा कहलाता है, तिब्बत का पठार। विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा कहलाता है, तिब्बत का पठार। ठीक है, तो ये कुछ थी बेसिक बातें। उसके बाद में आज हम नेक्स्ट अब चर्चा करते हैं अपना जो प्रायद्वीपीय पठार वाला जो चैप्टर चल रहा है, इस प्रायद्वीपीय पठार के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई है, 16 लाख वर्ग किलोमीटर इसका हमने क्षेत्रफल बताया, 800 मीटर इसकी ऊंचाई बताई। और उसके बाद में इसके विस्तार की बात करें तो ये वाला जो क्षेत्र है कौन सा लगा हुआ है, गुजरात के आसपास का। गुजरात का हिस्सा हो गया, गुजरात के अलावा महाराष्ट्र, गुजरात महाराष्ट्र, उसके अलावा हम बात करें बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के हिस्सों में, तेलंगाना, तो नीचे के जो राज्य हैं उन राज्यों में इसका विस्तार रहेगा। एक खास बात इसमें आपको ये याद रखनी है, एक अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्रायद्वीपीय पठार है वो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में से किसका हिस्सा है। तो आपको याद रखना है कि जो ये प्रायद्वीपीय पठार रहेगा किसका हिस्सा रहेगा, गोंडवाना भूमि का। किसका हिस्सा रहेगा ये, गोंडवाना भूमि का, गोंडवाना भूमि का। देखिए, जब हम अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बारे में डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे देख लीजिए, जब हम अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो हमने आपको दो बातें बताई थी। एक बार दोबारा से देखें, आप बार बार कंफ्यूज नहीं होंगे। ये तो कौन सा हो जाएगी, अंगारा भूमि। ये क्या हो जाएगी, अंगारा भूमि। और ये नीचे वाली कौन सी हो जाएगी, गोंडवाना भूमि, गोंडवाना भूमि। तो जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आपके पास आता है कि इनमें से अंगारा भूमि और गोंडवाना भूमि का कौन सा भूखंड है, और जो ये बीच का मध्य का जो क्षेत्र है इसके बारे में क्या बताया था कि ये कौन सा हिस्सा रहेगा, टेथिस सागर। ये क्या कहलाएगा, टेथिस सागर। ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, टेथिस सागर कहलाएगा। ये बातें हमने सबसे फर्स्ट क्लास में डिस्कस की थी जब हम भारत के सामान्य परिचय के बारे में चर्चा कर रहे थे, और भौतिक प्रदेश, जब हमने भौतिक प्रदेशों की स्टार्टिंग की थी तो जो फर्स्ट क्लास थी उसमें ये सारी चीजें अपन ने डिस्कस करी थी। इसमें हमने क्या बताया था कि जब भारत के संदर्भ में चर्चा होती है तो भारत के संदर्भ में जब भी चर्चा होगी तो आपको याद ये रखना है कि जो अंगारा भूमि है, अंगारा भूमि का भारत के साथ में कोई लेना देना नहीं रहेगा, ओनली किसका रहेगा, गोंडवाना भूमि का। तो तत्कालीन स्थिति में हम भारत की बात करें तो भारत कुछ इस तरीके से था। ये हिस्सा किसका हो जाएगा, भारत का। ये क्या हो जाएगा, भारत। ठीक है, तो आपको अगर क्वेश्चन में ऑप्शन हटाने पड़े, एलिमिनेट करने पड़े, तो सबसे पहले तो अंगारा भूमि को निकाल देना है। उसके बाद में क्या याद रखना है कि भारत से संबंधित टेथिस सागर और गोंडवाना भूमि। टेथिस सागर की बात करें तो जो उत्तर का जो विशाल मैदान का कुछ हिस्सा है और साथ में जो उत्तर का जो पर्वतीय जो प्रदेश रहेगा, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, चाहे हम बात करें हिमालय की, तो वो दोनों तो किस में आ जाएंगे, टेथिस सागर के अवशेष है। लेकिन हम बात करें प्रायद्वीपीय भारत की, जो ये वाले हिस्से की हम जो बात कर रहे हैं आज, ये वाले की, तो ये प्रायद्वीपीय भारत का जो हिस्सा है ये किसका हिस्सा रहेगा, गोंडवाना भूमि का, यानी कि नीचे वाली भूमि का।
ठीक है। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में अगर आप कंफ्यूज होते हो तो आप पैरों से याद रख सकते हो। पैरों में जैसे गोडे नीचे होते हैं उसी तरीके से जो गोंडवाना भूमि है वो कौन सी रहेगी, नीचे वाली भूमि रहेगी, गोंडवाना भूमि। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो एक बार यहां तक आपको क्या याद रखना है, किसका हिस्सा रहेगा, ये गोंडवाना भूमि का हिस्सा रहेगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, एक दो चीजें और आप देख लें कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। अब हम इस प्रायद्वीपीय पठार के बारे में जब चर्चा करेंगे, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, तो हम किस तरीके से पढ़ेंगे एक बार ये देखें। नेक्स्ट इसमें क्या क्या चीजें हमें देखनी है। प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, इस प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश में हमें पठार और पहाड़ियां, मुख्य रूप से पठार और पहाड़ियां दोनों चीजें पढ़नी होती हैं। तो पठार और पहाड़ियां, इन दोनों को हम यहाँ पे डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक साइड में तो हम सबसे पहले जो इसमें पहाड़ियां और पर्वत श्रृंखलाएं आती हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, और दूसरा जो आएगी भारत, ये दक्षिण भारत के जो विभिन्न पठार हैं उसकी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। पहला हम यहाँ पे क्या देखेंगे, पर्वत एवं पहाड़ियां। पर्वत एवं पहाड़ियां देखेंगे, और दूसरी ओर हम क्या देखेंगे, प्रमुख पठारों के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। प्रमुख पठार क्या पढ़ेंगे, प्रमुख पठारों के बारे में। पर्वत एवं पहाड़ियों की बात करें तो इस सेक्शन में हम सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे, जैसे यहाँ पे हम सबसे पहले चर्चा करेंगे अरावली श्रृंखला के बारे में। अरावली के बाद में दूसरा हम देखेंगे विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियां। विंध्याचल एवं सतपुड़ा की पहाड़ियां। विंध्याचल और सतपुड़ा के बाद में हम डिस्कस करें, के बाद में हम देखेंगे पश्चिमी घाट की पहाड़ियां, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला। पश्चिमी घाट के बाद में हम देखेंगे नीलगिरी की पहाड़ियां। नीलगिरी के बाद में हम देखेंगे दक्षिणी घाट। दक्षिणी घाट की दो तीन पहाड़ियां हैं, और उसके बाद में हम देखेंगे 6वें नंबर पे हम देखेंगे पूर्वी घाट की पहाड़ियां। पूर्वी घाट की पहाड़ियां। ठीक है, एक बार आप चीजें समझें, उसके बाद में नोट्स हम बनवाएंगे आपके, प्रॉपर लिख लिख के आपको बनाने हैं। एक बार चीजें आपको देख लें कि प्रायद्वीपीय जो पठार है, जब भौतिक प्रदेश हम पढ़ते हैं भारत के, तो भौतिक प्रदेशों में जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन विद्यार्थी को जो सबसे हार्ड लगता है, डिफिकल्ट लगता है, एक तो हिमालय वाला क्षेत्र जब हम पढ़ते हैं, उत्तर का विशाल मैदान, और दूसरा जो हम पढ़ते हैं प्रायद्वीपीय पठार। इन दोनों में विद्यार्थी को बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है। विद्यार्थी को यही चीजें समझ में नहीं आती कि किस क्रम में हम स्टार्टिंग करें, क्योंकि इतनी पहाड़ियां, इतनी चोटियां, इतने पठार हो जाते हैं कि विद्यार्थी समझ ही नहीं पाता क्या पढ़ना है, किस क्रम में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको वो क्रम याद रखना है, क्रम समझना है कि किस क्रम में हम चीजें स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। इधर पठार की बात करें तो यहाँ पे हम बात करेंगे मालवा के पठार की। मालवा का पठार। मालवा के पठार के बाद में हम बात करेंगे बुंदेलखंड का। बुंदेलखंड का। बुंदेलखंड के बाद में बघेलखंड का। बुंदेलखंड के बाद में बघेलखंड का। बुंदेलखंड, बघेलखंड। उसके बाद में हम बात करेंगे दक्कन का पठार। दक्कन के पठार के बाद में हम बात करेंगे किसके, तेलंगाना के पठार की। ठीक है, तेलंगाना के पठार की। उसके बाद में हम बात करें, चाहे बुंदेलखंड, बघेलखंड हो गया, रांची का पठार हम देखेंगे, दंडकारण्य पठार। छठवा कौन सा हो जाएगा, रांची का पठार, या रांची के पठार को क्या कहते हैं, छोटा नागपुर का पठार।
ऐसे नोट करें, छोटा नागपुर का पठार। के बाद में दंडकारण्य का पठार, आंध्र का पठार। ठीक है, तो ये पठारों के बारे में चर्चा करेंगे और सबसे पहले किसकी, पर्वत एवं पहाड़ियों के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इस क्रम में हम स्टार्ट करेंगे कुछ प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश को। तो एक बार नोट्स बनाते हुए आपको चलना है। पर्वत पहाड़ियों की एक बार मैप में हम इनको दर्शाने की कोशिश करें। सबसे पहले अगर इधर हम दर्शाएं इसको, पर्वत श्रृंखलाओं की बात करें तो ये पर्वत श्रृंखलाएं जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, अरावली के बारे में। ये वाली जो चोटी रहेगी ये कौन सी रहेगी, अरावली। अरावली के बाद में एक हमने बताई कौन सी, विंध्याचल की पहाड़ियों के बारे में। अरावली के बाद में कुछ इस तरीके से कौन सी रहेंगी, ये विंध्याचल की पहाड़ियां हो जाएंगी, सतपुड़ा की पहाड़ियां। उसके बाद में हमने क्या बताया, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट के बाद में कौन सी पहाड़ी बताई, नीलगिरी की पहाड़ियां। यहाँ पे कुछ दक्षिणी घाट की हो जाएंगी, दक्षिणी घाट। उसके बाद में ये कौन सी पहाड़ियां हो जाएंगी, पूर्वी घाट की। ये तो आप एक रो डायग्राम सा, कच्चा चित्र सा एक बना ले, पहाड़ियों का एक मैप डिजाइन कर लें। तो ये वाली जो श्रृंखला है पहाड़ियों की, ये कौन सी हो जाएगी, अरावली। ये श्रृंखला कौन सी हो जाएगी, अरावली वाली। साथ साथ में इसको बना लें, आप डायग्राम को बना लें ताकि चीजें आपके समझ में आए, और बार बार हम डिस्कस करेंगे इनको। ये श्रृंखला कौन सी हो जाएगी, अरावली। ठीक है, ये कौन सी हो जाएगी, अरावली। अरावली के बाद में ये वाली जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये एक निरंतर श्रृंखला नहीं है, अलग अलग छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में है। इसको क्या बोलते हैं, पूर्वी घाट की पहाड़ियां, पूर्वी घाट श्रृंखला। अलग अलग टुकड़ों में विखंडित पहाड़ियां हैं। पूर्वी घाट के बाद में ये वाली जो श्रृंखलाएं हैं ये कौन सी हो जाएंगी, तो बोलते हैं पश्चिमी घाट की पहाड़ियां। ये क्या हो जाएंगी, पश्चिमी घाट की पहाड़ियां। और पश्चिमी घाट के बाद में ये जो है, इसको क्या कहा जाता है, ये वाली पहाड़ियां हो जाएंगी नीलगिरी की पहाड़ियां। ये कौन सी, नीलगिरी की पहाड़ियां। ये हो जाएंगी नीलगिरी की पहाड़ियां। ठीक है, और इधर हम बात करें, ये जो दो श्रेणियां बच गई, ये कौन सी हैं, विंध्याचल और सतपुड़ा के नाम से इनको जाना जाता है। ये सबसे ऊपर वाली की हम बात करें तो ये कौन सी हो जाएगी, विंध्याचल श्रेणी। ये कौन सी हो जाएगी, विंध्याचल। और नीचे वाली जो है ये कौन सी हो जाएगी, सतपुड़ा। ऊपर वाली विंध्याचल और नीचे वाली कौन सी हो जाएगी, सतपुड़ा की पहाड़ियां। इनकी भी बात करें तो ये भी एक लगातार श्रृंखला नहीं है, छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडित है। ठीक है, इस विंध्याचल में बात करें तो विंध्याचल में हमें 4 पहाड़ियों के बारे में पढ़ना है। सतपुड़ा में बात करें तो इधर भी हमें 4 पहाड़ियां देखनी है। ठीक है, तो ये तो क्या हो जाएंगी, भारत की कुछ जो प्रायद्वीपीय भारत हम पढ़ रहे हैं, प्रायद्वीपीय पठार पढ़ रहे हैं, इसमें भारत की कुछ पर्वत श्रृंखलाएं, भारत की प्रमुख
प्रमुख पर्वत पर्वत व पहाड़ियां। ठीक है, इस वाले मैप में तो क्या देखिए, प्रमुख पर्वत एवं पहाड़ियों के बारे में हमने यहाँ पे चर्चा की। दूसरी ओर इधर हम बात करें, हम जैसे कि बता रहे थे प्रायद्वीपीय भारत का जब हम डिस्कस करेंगे तो हमें कुछ पठारों के बारे में भी यहाँ पे पढ़ना होगा। एक यहाँ पे हम सबसे पहले पठार पढ़ेंगे और वो कौन सा हो जाएगा, बुंदेलखंड सॉरी मालवा के पठार की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। वो मैप बना लिया आपने, उसके बाद इधर देखिए पठारों को एक बार मैप में हम देख लेते हैं। हम डिस्कस करेंगे मालवा के पठार की, तो ये वाला जो हिस्सा रहेगा कुछ, ये क्या जाएगा, कौन सा हिस्सा रहेगा, मालवा के पठार का। ये कौन सा हो जाएगा, मालवा का पठार। हम किसकी चर्चा करेंगे, मालवा के पठार की। और ये मालवा का पठार है, इसका विस्तार की अगर हम बात करें, एमपी प्लस गुजरात में अधिकांश इसका विस्तार पाया जाता है। कहां पर रहेगा, एमपी और गुजरात में मालवा का पठार। उसके बाद में एक हमें पढ़ना है कौन सा, बुंदेलखंड का पठार। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कौन सा, बुंदेलखंड का। एक यहाँ पे आता है कुछ इस तरीके से बघेलखंड का, बुंदेलखंड बघेलखंड। बघेलखंड के बाद में यहाँ पे आएगा एक कौन सा, छोटा नागपुर का। ये हम बात करें कौन सा हो जाएगा, बुंदेलखंड का। ये हो जाएगा कौन सा, बुंदेलखंड का। इस बुंदेलखंड के पठार की बात करें तो इसका अधिकांश विस्तार एमपी और यूपी में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाएगा, एमपी और यूपी में। जब हम आगे चर्चा करेंगे, इनको पढ़ेंगे तो सारी चीजें वहां पे हम देखेंगे। बुंदेलखंड के बाद में ये वाला आपको याद रखना है, बघेलखंड का, बघेलखंड। और इस बघेलखंड के पठार की भी बात करें तो इसका अधिकांश विस्तार कहाँ पे पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। अधिकांश विस्तार कहाँ पे पाया जाएगा, छत्तीसगढ़ में पाया जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा आता है ये वाला कौन सा, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर पठार। और बात करें छोटा नागपुर पठार की तो इसका जो विस्तार रहता है वो कहाँ पे, झारखंड, वेस्ट बंगाल और कहाँ पे, उड़ीसा में। झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में ये पाया जाता है। उसके अलावा जब हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत की, और यहाँ पे अभी हमने बताया था कि इस हिस्से में भी प्रायद्वीपीय पठार पाया जाता है, और ये कौन सा रहेगा, शिल्लोंग का पठार कहा जाता है इसको। क्या नाम हो जाएगा, शिल्लोंग का पठार। शिल्लोंग का पठार। यहाँ पे विद्यार्थी अक्सर कंफ्यूज होता है किसमें, शिल्लोंग के पठार में। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। शिल्लोंग के पठार की बात करें तो इसमें कुछ पहाड़ियाँ आती हैं, गारो, खासी और जैंतिया की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ हो जाएंगी, गारो, खासी और जैंतिया की पहाड़ियाँ। उसमें विद्यार्थी कंफ्यूज कैसे होता है कि ये जो गारो, खासी और जैंतिया की पहाड़ियाँ किसका हिस्सा रहेंगी, प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र का हिस्सा रहेंगी, ना कि हिमालय का। ठीक है, हिमालय के पूर्वांचल हिमालय या शिवालिका में विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है कि जब चार ऑप्शन दिए जाते हैं और उसके दिमाग में क्या चलता है कि इस हिस्से में किसका विस्तार है, इस हिस्से में तो हिमालय का और पूर्वांचल हिमालय का विस्तार है। लेकिन यहीं पे अपने को याद रखना है कि इसका ये जो हिस्सा रहेगा किसका रहेगा, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा रहेगा। ठीक है, तो शिल्लोंग के पठार को अपने को याद रखना है। कहाँ पर रहेगा ये, असम और मेघालय में। ठीक है, असम और मेघालय में इसका विस्तार पाया जाता है। प्रमुख पहाड़ियों की बात करें तो कौन सी, गारो, खासी और जैंतिया की पहाड़ियां इसमें रहेंगी। डिस्कस करेंगे हम चीजों को आगे डिटेल में। उसके बाद में जैसे हम बात करें, एक दक्कन का पठार आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। ये कौन सा हो जाएगा, दक्कन का पठार। दक्कन के पठार के बाद में एक तेलंगाना का पठार हम यहाँ पे कुछ पढ़ते हैं। ये हो जाएगा तेलंगाना का पठार।
तेलंगाना के पठार के बाद में एक हम यहाँ पे ही पढ़ते हैं, कौन सा, मैसूर का पठार। ठीक है, ये कुछ पठार हम यहाँ पे पढ़ेंगे। दक्कन के पठार की अगर हम बात करें, इस दक्कन के पठार का विस्तार कुछ यहाँ पे पाया जाएगा महाराष्ट्र तक। ठीक है, अधिकांश विस्तार कहाँ पे पाया जाएगा दक्कन के पठार का, महाराष्ट्र में। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो आपको याद रखना है कि भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा रहेगा, दक्कन का पठार। अगर पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो दक्कन का पठार। भारत का सबसे बड़ा पठार, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, दक्कन का पठार। ठीक है, उसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में मध्य भारत का जल विभाजक किसे कहा जाता है। मध्य भारत का जल विभाजक किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है मालवा के पठार को मध्य भारत का जल विभाजक कहा जाता है। जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो हम सबसे पहला पठार पढ़ेंगे, मालवा का पठार, इस मालवा के पठार को मध्य भारत का जल विभाजक कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, मध्य भारत का जल विभाजक। कौन सा हो जाएगा, मालवा का पठार। ऐसा क्यों, क्योंकि इस मालवा के पठार की हम आकृति की बात करें, तो इसके आकार की बात करें तो इसका कुछ आकार जो है गुंबदाकार है, गुंबदाकार इसका आकार है। और इसमें जो वर्षा का पानी आता है तो वो क्या है, आधा इस साइड में आ जाता है, आधा इस साइड में, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मध्य भारत का जल विभाजक इसको कहा जाता है। ठीक है, ये मैसूर के पठार की बात करें तो मैसूर का पठार आप सभी को पता होगा कहाँ पे लगता है, मैसूर कर्नाटक में। ठीक है, उसके बाद में एक हमारा बचता है यहाँ पे, कौन सा, दंडकारण्य का पठार भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। दंडकारण्य पठार, दंडकारण्य पठार। ठीक है, तो ये हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, पठारों के बारे में, और इसके कुछ इस क्रम में हम चीजों को लेके चलेंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब एक बार आप पेन कॉपी निकालें, उसके बाद में नोट्स बनाते हुए हम चीजों को नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो एक बार ये डायग्राम आप कच्चे चित्र आप बना लें ताकि आपको चीजें याद रहें, पठार और इनकी स्थिति आपके दिमाग में फिट हो जाए। ठीक है, अब आप सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है, क्या, प्रायद्वीपीय पठार। एक हेडिंग डालने हैं आप, प्रायद्वीपीय पठार, और उसके बाद में करते हैं हम कंटिन्यू। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार हेडिंग डालें, और प्रायद्वीपीय पठार में सबसे पहले ये चार चीजें आपको नोट करनी है, प्रायद्वीप, प्रायद्वीप के बाद में द्वीप, पठार और कौन सी, खाड़ी। सबसे पहले चारों पॉइंट आप नोट करें, प्रायद्वीप, द्वीप, पठार और खाड़ी क्या कहते हैं, किसे कहते हैं। ठीक है, यहां तक आपको नोट करना है। उसके बाद में नेक्स्ट आपको चीजें नोट करनी है, ये चीजें हमने आपको समझा दी थी, प्रायद्वीप, पठार, खाड़ी क्या होता है। प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश में सबसे पहले आप नोट करें पॉइंट। ठीक है, सबसे पहले आप नोट करें भारत की सबसे बड़ी भौगोलिक ग्रंथि। सबसे पहला आप वो प्रायद्वीप, द्वीप, पठार और खाड़ी के बारे में नोट करके आगे आपको नोट करना है भारत की सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई। इस प्रायद्वीपीय पठार में चीजें लेके चलनी है, भारत की सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई।
भारत की सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई कौन सी रहेगी? प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, इसकी बात करें, इसका क्षेत्रफल कितना बताया? 16 लाख वर्ग किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 16 लाख वर्ग किलोमीटर। 16 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत के कुल क्षेत्रफल का 48% हिस्सा है। भारत के कुल क्षेत्रफल का, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा रहेगा? क्या याद रखना है आपको? 48% हिस्सा। भारत के कुल क्षेत्रफल का 48% हिस्सा क्या रहेगा? प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, ये पॉइंट आपने नोट किए। उसके बाद में क्या बताया था? इस प्रायद्वीपीय पठार की औसत ऊंचाई आपको याद रखनी है, और वो कितनी बताई थी? 800 मीटर। औसत ऊंचाई कितनी बताई थी इसकी? 800 मीटर। ठीक है, उसके बाद में औसत ऊंचाई के बाद में इसका ये किसका अवशेष बताया था? प्रायद्वीपीय पठार किसका अवशेष है, या कौन से भाग का? तो गोंडवाना भूमि का। किसका अवशेष है? अवशेष, यहाँ पे अवशेष की बात करें तो किसका? गोंडवाना भूमि का। गोंडवाना भूमि का। ठीक है, उसके बाद में गोंडवाना भूमि का, इसके विस्तार की हम बात करें तो विस्तार मुख्य रूप से कहाँ बताया? विस्तार गुजरात महाराष्ट्र। विस्तार नोट करें, मुख्य रूप से गुजरात महाराष्ट्र। ये पॉइंट रहने दें, क्योंकि इसका ये पूछा नहीं जाता है, अपने को अच्छे एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें बनानी है। इसका विस्तार आपको वैसे याद रखना है, गुजरात महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश तेलंगाना, और उसके अलावा उधर हम बातचीत करें तो असम मेघालय में भी कुछ हिस्सा हमने बताया। ठीक है, तो ये चीज़ें अपने को सबसे पहले नोट करनी है। और उसके बाद में एक बात और आपको याद रखनी है कि जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी इस प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में विभाजित करती है। कौन सी? मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार इसको कहा जाता है। आगे चीजें हम यहाँ इसकी डिस्कस करेंगे। एक बार यहाँ तक आप चीजें नोट करें। ठीक है, ये यहाँ तक बेसिक चीजें इसकी आपको नोट करने के बाद में आपको इसका ये वाला जो पार्ट है ये नोट करना है कि किस क्रम में हम चीजें पढ़ेंगे। प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश में आपको नोट करना है कि पर्वत एवं पहाड़ियां, इसको दो भागों में डिवाइड कर देना प्रायद्वीपीय पठार को। एक हिस्से में तो हम पढ़ेंगे पर्वत एवं पहाड़ियां, और इधर दूसरी ओर हम पढ़ेंगे क्या? प्रमुख पठार। ठीक है, ये चीजें आप नोट कर देना, और आप हेडिंग डाल लें कि प्रायद्वीपीय पठार की के प्रमुख पर्वत एवं पहाड़ियां। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार की प्रमुख पर्वत एवं पहाड़ियां, ये चीज नोट करके ये हेडिंग डाल लें। और उसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट आप हेडिंग डालें अरावली पर्वत श्रृंखला। यहाँ पे अब हेडिंग डाल लें अरावली पर्वत श्रृंखला।
इस अरावली पर्वत श्रृंखला से अपने एग्जाम ओरिएंटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, वो चीजें हम सबसे पहले यहाँ पे नोट करते हैं। तो जब कभी हम बात करते हैं अरावली की, ठीक है, तो सबसे पहले मैप में अरावली की स्थिति की चर्चा करें तो यहाँ पे हमने बताया था कि ये वाली जो श्रृंखला है, ये वाली आप देख रहे हैं, ये कौन सी श्रृंखला है, अरावली। इस अरावली के विस्तार की जब बात करते हैं तो इस अरावली का अधिकांश विस्तार कहाँ पर रहता है, राजस्थान में पाया जाता है अधिकांश, ठीक है। लेकिन इस अरावली से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो ये अरावली पर्वत श्रृंखला है विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला की कैटेगरी में आती है। पूछ लिया जाए विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो कौन सी रहेगी, अरावली, ठीक है। दूसरी इसकी विशेषता क्या है कि एक अपशिष्ट के रूप में, अपशिष्ट पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्राचीन काल में इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई अधिक होती थी, लगभग 2400 से 2800 के आसपास इसकी मीटर के आसपास इसकी औसत ऊंचाई रहती थी। लेकिन वर्तमान में इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी वर्तमान में ऊंचाई 900 1000 के आसपास आके रह गई है, औसत ऊंचाई अगर हम यहाँ पे देखें तो, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई में कमी आई है, इसकी ऊंचाई घट रही है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अपशिष्ट पर्वत श्रृंखला कहा जाता है, ठीक है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला में ये 2-3 बातें आपको याद रखनी है। इसका विस्तार कहाँ पर रहता है, पालनपुर अहमदाबाद से रायसीना पहाड़ी दिल्ली तक इसका विस्तार पाया जाता है। अधिकांश इसका विस्तार राजस्थान में है। और यहाँ पे चट्टानें आपसे पूछ सकता है तो कायांतरित और अवसादी चट्टानें यहाँ पे पाई जाती हैं, जैसे कि क्वार्टजाइट हो गया, संगमरमर हो गया, नीस हो गया। तो ये सारी चीजें किसमें आएंगी, अवसादी चट्टानों के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। यहाँ पे इस एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन आता है माउंट आबू, और इस माउंट आबू को राजस्थान का शिमला कहा जाता है, ठीक है। माउंट आबू को राजस्थान का शिमला कहा जाता है। तो आप नोट करें, अरावली पर्वत श्रृंखला स्थिति ये रहेगी। मैप में मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मैप आपको बनाना है और ये श्रृंखलाएं वहां पे दर्शानी है, ठीक है। इस अरावली पर्वत श्रृंखला में सबसे पहले आपको पॉइंट क्या याद रखना है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी आपको याद रखनी है, और वो कौन सी हो जाएगी, गुरु शिखर। अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, गुरु शिखर, सबसे पहला और मेन पॉइंट, सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। और इस गुरु शिखर की ऊंचाई पूछ ली जाती है तो याद रखना है आपको 1722 मीटर। कितनी, 1722 मीटर, सबसे पहला और मेन पॉइंट आपको ऊंचाई याद रखनी है। उसके बाद में आपको दूसरा पॉइंट इसमें यह याद रखना है कि विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला, विश्व की सबसे पुरानी, विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला, विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है, अरावली, ठीक है। दूसरा क्या बताया, एक अपशिष्ट पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है एक अपशिष्ट पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है, अपशिष्ट पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है। अपशिष्ट पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है, ठीक है। ये दो बातें समझ में आई कि विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला रहेगी और अपशिष्ट पर्वत श्रृंखला का ये उदाहरण है, ठीक है। अब इसके विस्तार की हम बात करते हैं। अधिकांश विस्तार कहाँ पे पाया जाता है, राजस्थान में, लेकिन इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक आपको याद रखना है, का विस्तार आपको याद रखना है पालनपुर अहमदाबाद गुजरात से पालनपुर, और ये पालनपुर कहाँ पड़ता है, अहमदाबाद में, और ये अहमदाबाद कहाँ पड़ता है, गुजरात में। पालनपुर अहमदाबाद गुजरात से कहाँ तक, रायसीना पहाड़ी दिल्ली तक, कहाँ तक, रायसीना पहाड़ी दिल्ली तक इसका विस्तार है। रायसीना पहाड़ी दिल्ली तक इसका विस्तार पाया जाता है, ठीक है। रायसीना पहाड़ी दिल्ली तक इसका विस्तार पाया जाता है, कौन सी दिशा में, उत्तर दक्षिण से उत्तर पश्चिम की ओर, इस दिशा में इसका विस्तार है। कहां से,
पालनपुर अहमदाबाद गुजरात से रायसीना पहाड़ी दिल्ली तक। जो अपना राष्ट्रपति भवन बना हुआ था, पुराना वाला जो राष्ट्रपति भवन है, उसकी अगर हम बात करें तो वो कहाँ पे बना हुआ है? रायसीना पहाड़ी दिल्ली पर बना हुआ था। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद में इसकी लंबाई अक्सर पूछ ली जाती है, तो इसकी टोटल लंबाई आपको याद रखनी है 692 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी रहेगी? 692 किलोमीटर लंबाई आपको याद रखनी है, 692 किलोमीटर। ठीक है, लंबाई कितनी हो जाएगी? 692 किलोमीटर। और राजस्थान का इसमें अरावली श्रृंखला में बात करें तो अरावली श्रृंखला का एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है, कौन सा? माउंट आबू। माउंट आबू कहाँ पड़ता है? सिरोही में पड़ता है। और इसी माउंट आबू में एक प्रसिद्ध जो देलवाड़ा के जैन मंदिरों की हम बात करते हैं, वो भी कहाँ पर रहेंगे? इसी क्षेत्र में रहेंगे, इसी माउंट आबू में। ठीक है, और इसी माउंट आबू को राजस्थान का शिमला कहा जाता है। तो यहाँ पे नोट करें, इस श्रृंखला का प्रसिद्ध हिल स्टेशन इस श्रृंखला का प्रसिद्ध हिल स्टेशन माउंट आबू। माउंट आबू प्रसिद्ध हिल स्टेशन माउंट आबू। और ये माउंट आबू कहाँ पर है? सिरोही राजस्थान में। माउंट आबू सिरोही राजस्थान है। और इस बात करें इस माउंट आबू की, तो इस माउंट आबू को राजस्थान का शिमला कहा जाता है। माउंट आबू को क्या कहा जाता है? राजस्थान का शिमला कहा जाता है। ये पॉइंट भी अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। स्टैटिक्स में इसी तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। राजस्थान का शिमला, को क्या कहा जाता है? राजस्थान का शिमला। ठीक है, इसको क्या कहा जाएगा? राजस्थान का इसको शिमला कहा जाता है। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है, किसके संदर्भ में? अरावली के संदर्भ में। 5 से 6 पॉइंट। सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, ऊंचाई 1722 मीटर। ठीक है, सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला रहेगी। एक अपशिष्ट पर्वत श्रृंखला का उदाहरण अगर आपसे पूछा जाए तो अपशिष्ट पर्वत श्रृंखला रहेगी। विस्तार पालनपुर अहमदाबाद गुजरात से रायसीना पहाड़ी दिल्ली तक। और लंबाई पूछ ली जाए तो कितनी? 692 किलोमीटर लंबाई रहेगी। इस श्रृंखला का प्रसिद्ध हिल स्टेशन पूछा जाए तो माउंट आबू सिरोही। और इसी माउंट आबू सिरोही को क्या कहा जाता है? राजस्थान का शिमला। ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फटाफट से एक बार यहां तक आप नोट कर लें। उसके बाद में नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? विंध्याचल और सतपुड़ा के बारे में। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा? विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियां। विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियां। इस विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियों की बात करें तो इसका जो अधिकांश विस्तार, या वन लाइन में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विंध्याचल और सतपुड़ा का विस्तार कहां पर है, तो आपको याद रखना है इसका विस्तार कहां पर रहेगा? मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो इस विंध्याचल और सतपुड़ा की बात करें तो इसमें जो सतपुड़ा है ये एक ब्लॉक पर्वत यानी कि भ्रंश पर्वत का एक उदाहरण रहेगा। ठीक है, सतपुड़ा। जब विंध्याचल और सतपुड़ा की हम यहाँ पे बात करेंगे तो दोनों को हमें साथ साथ पढ़ना होता है, विंध्याचल और सतपुड़ा की। जैसे हम ये मैप में देखें तो ये वाली जो श्रृंखलाएं हैं ये कौन सी बताई थी हमने? विंध्याचल और सतपुड़ा। ये ऊपर वाली कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी विंध्याचल। और ये वाली कौन सी हो जाएगी? सतपुड़ा। ठीक है, बात करें इस विंध्याचल और सतपुड़ा की। इन विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य से एक नदी गुजरती है, और ये नदी कौन सी बताई हमने? नर्मदा नदी। विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य से कौन सी नदी गुजरती है? नर्मदा नदी। और अभी हमने क्या बताया था कि ये नर्मदा जो नदी है, ये नर्मदा नदी
प्रायद्वीपीय जो हम पठार पढ़ते हैं इसको दो भागों में विभाजित करने का कार्य करती है। ठीक है, नर्मदा नदी। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है कि विंध्याचल और सतपुड़ा के समानांतर कौन सी नदी बहती है, तो आपको याद रखना है नर्मदा। और इस नर्मदा के नीचे ये कौन सी हो जाएगी, सतपुड़ा की पहाड़ियां। इस सतपुड़ा के बाद में यहाँ पे आती है ट्रांस सतपुड़ा के नाम से 4 पहाड़ियां आती हैं छोटी छोटी। इस ट्रांस सतपुड़ा और सतपुड़ा के बीच से एक नदी बहती है और वो नदी कौन सी हो जाएगी, ताप्ती। कौन सी नदी हो जाएगी, ताप्ती। ठीक है, तो 2 नदियां आपको याद रखनी है। एक नेक्स्ट स्लाइड में चीजों को देखें एक बार, हम पढ़ेंगे विंध्याचल और सतपुड़ा के बारे में। इसको तो आप ऐसे ही बना लें, विंध्याचल और सतपुड़ा को इसी तरीके से आप चीजें बना लें। में कुछ लिखाने का नहीं है, समझने का है, और आपको स्टेट के नाम याद रखने हैं कि कौन सी पहाड़ी कौन से स्टेट में है। ठीक है, और उसके बाद में हमने क्या बताया, सबसे पहले आप देखें ये वाली जो श्रृंखला है इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको क्या कहा जाता है, विंध्याचल। ये कौन सी हो जाएगी, विंध्याचल। ये कौन सी श्रृंखला हो जाएगी, विंध्याचल। और इस विंध्याचल की बात करें ये कहां पर है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे सतपुड़ा, और ये कौन सी हो जाएगी, सतपुड़ा। और इस सतपुड़ा की बात करें तो इसका भी अधिकांश विस्तार कहां पर रहेगा, मध्य प्रदेश में। ठीक है, विंध्याचल और सतपुड़ा। दूसरा हमने क्या बताया कि जो ये विंध्याचल और सतपुड़ा श्रृंखलाएं हैं, ठीक है, ये एक लगातार निरंतर श्रृंखला नहीं है, इसकी छोटी छोटी पहाड़ियां हैं अलग अलग स्टेट में, उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जब हम बात करें इस विंध्याचल की, तो इस विंध्याचल में आपको 4 पहाड़ियां आपको याद रखनी है। कौन कौन सी हो जाएंगी, भांडेर, कैमूर, पार्श्वनाथ और राजमहल की पहाड़ियां। भांडेर, कैमूर, पार्श्वनाथ और राजमहल की पहाड़ियां आपको याद रखनी है। इसमें आपको 4 पहाड़ियां याद रखनी है, और ये 4 पहाड़ियां कौन सी हो जाएंगी, एक आपको याद रखनी है कौन सी, भांडेर, भांडेर की पहाड़ी। और ये भांडेर की पहाड़ी कहां पर बताई हमने, मध्य प्रदेश में रहेगी। भांडेर की पहाड़ी कहां पर रहेगी, मध्य प्रदेश में। एक मिनट, दूसरा कलर हम, ये कौन सी हो जाएगी, भांडेर की पहाड़ी। और ये भांडेर की पहाड़ी कहां पर रहेगी, मध्य प्रदेश में। किसका हिस्सा है, विंध्याचल का। भांडेर के बाद में दूसरी आपको याद रखनी है कैमूर की पहाड़ी, और ये कैमूर की पहाड़ी भी कहां पर रहेगी, मध्य प्रदेश में। कैमूर पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी, और ये कैमूर पहाड़ी कहां पर रहेगी, मध्य प्रदेश में। कैमूर के बाद में आपको लास्ट की 2 पहाड़ियां, पार्श्वनाथ और कौन सी, राजमहल। पार्श्वनाथ की बात करें तो अधिकांश विस्तार कहां पर, झारखंड में। ये कौन सी हो जाएगी, पार्श्वनाथ की पहाड़ी। और ये पार्श्वनाथ की पहाड़ी कहां पर रहेगी, झारखंड में। और पार्श्वनाथ के बाद में ये आती है कौन सी, राजमहल की पहाड़ी। राजमहल की पहाड़ियां, ये कौन सी हो जाएंगी, राजमहल की पहाड़ियां। और राजमहल की पहाड़ियों की बात करें तो इसका अधिकांश जो विस्तार है झारखंड और कहां पे पाया जाता है, वेस्ट बंगाल में। झारखंड और वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो जब आपसे पूछा जाए विंध्याचल श्रृंखला के बारे में, तो विंध्याचल श्रृंखला में ये 4 पहाड़ियां आपको याद रखनी है। विंध्याचल का अधिकांश विस्तार कहां पर रहेगा, मध्य प्रदेश में। ठीक है, विंध्याचल सिंगल पूछ लिया जाए, उसके बाद में ये छोटी छोटी पहाड़ियां आपसे पूछी जाएंगी। तो विंध्याचल में 4 पहाड़ियां आपको याद रखनी है, भांडेर, कैमूर, पार्श्वनाथ और राजमहल की पहाड़ियां। ठीक है, इनमें ज्यादा कुछ नहीं, सीधा ये याद रखना है भांडेर की पहाड़ियां कौन से स्टेट में है, मध्य प्रदेश में। कैमूर की कौन से स्टेट में, मध्य प्रदेश में। पार्श्वनाथ की झारखंड में। और राजमहल की पहाड़ियां झारखंड और वेस्ट बंगाल में। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहां तक अपनी बात कंप्लीट होती है विंध्याचल की। विंध्याचल के बाद में हम इधर डिस्कस करेंगे किसकी, सतपुड़ा के बारे में। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, सतपुड़ा के बारे में। पुनः इस सतपुड़ा की जब बात करेंगे, सतपुड़ा कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में इसका विस्तार रहता है, लेकिन अधिकांश मध्य प्रदेश में है, तो यहीं पे अपन काउंट इसको करते हैं।
इसमें बात करें तो इसमें पुनः 3-4 पहाड़ियां आपको याद रखनी है। एक तो कौन सी हो गई, सतपुड़ा की पहाड़ी हो गई। सतपुड़ा के बाद में एक आपको याद रखनी है कौन सी, राजपीपला की पहाड़ी कहा जाता है। राजपीपला के बाद में एक गोविलगढ़ पहाड़ी आती है, एक महादेव की पहाड़ी आती है, और एक कौन सी हो जाएगी, मैकाले की पहाड़ी हो जाएगी। तो पुनः नोट करें, एक पहाड़ी आपको याद रखनी है कौन सी, राजपीपला की पहाड़ी। ये वाली कौन सी हो जाएगी, राजपीपला की पहाड़ी। ये कौन सी, राजपीपला की पहाड़ी इसको बोला जाता है, और ये कहां पर रहेगी, मध्य प्रदेश में। राजपीपला की पहाड़ी कहां पर रहेगी, मध्य प्रदेश में। राजपीपला के बाद में नेक्स्ट जो पहाड़ी आती है, सतपुड़ा, सॉरी ये वाली कौन सी आएगी, गोविलगढ़। ये वाली आएगी गोविलगढ़, इसको कहा जाता है गोविलगढ़ की पहाड़ी। ये वाली जो रहेगी ये कौन सी हो जाएगी, राजपीपला की पहाड़ी। ये हो जाएगी राजपीपला की पहाड़ी। राजपीपला के बाद में एक आती है कौन सी, महादेव की पहाड़ी। ये कौन सी हो जाएगी, महादेव पहाड़ी। महादेव पहाड़ी। और महादेव के बाद में सबसे लास्ट में यहाँ पे एक आती है कौन सी, मैकाले की पहाड़ी। महादेव के बाद में ये कौन सी आ जाएगी, मैकाले की पहाड़ी। ये कौन सी आ जाएगी, मैकाले की पहाड़ी। ठीक है, ये पहाड़ियां आपको याद रखनी है। मैकाले की बात करें तो ये कहां पर पाई जाएगी, एमपी और छत्तीसगढ़ में। अधिकांश विस्तार एमपी और छत्तीसगढ़ में। महादेव पहाड़ी की अगर हम बात करें तो महादेव की पहाड़ी कहां पर रहेगी, एमपी में। महादेव की पहाड़ी कहां पर रहेगी, एमपी में। राजपीपला की बात करें तो ये राजपीपला भी कहां पर रहेगी, एमपी में। गोविलगढ़ भी कहां पर रहेगी, एमपी में। ठीक है, तो इस तरीके से जो सतपुड़ा की पहाड़ी है, अधिकांश विस्तार इसका भी कहां पे है, मध्य प्रदेश में, और विंध्याचल का भी मध्य प्रदेश में। तो दोनों आपको याद रखनी है, कहां रहेंगी, मध्य प्रदेश में। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक मेन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नदी से संबंधित पूछा जाता है कि इन दोनों के बीच में से एक नदी प्रवाहित होती है। इन दोनों श्रृंखलाओं के मध्य से एक नदी प्रवाहित होती है, और वो नदी कौन सी रहेगी, नर्मदा नदी। कौन सी नदी, नर्मदा नदी। ठीक है, कौन सी नदी प्रवाहित होती है, नर्मदा। तो आपको याद रखना है ये नदी कौन सी है, नर्मदा नदी। आपसे पूछ लिया जाए कि विंध्याचल और सतपुड़ा के समानांतर पूछ लिया जाए, या विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य से कौन सी नदी प्रवाहित होती है, नर्मदा नदी आपको याद रखना है। यहां तक बात होती है सतपुड़ा की। सतपुड़ा के बाद में कुछ छोटी छोटी 3-4 पहाड़ियां आती हैं, बालाघाट, हरिश्चंद्र, सतमाला, अजंता। ये चारों ही पहाड़ियां कहां पर रहती हैं, महाराष्ट्र में। बालाघाट, हरिश्चंद्र, सतमाला और अजंता। इनकी स्थिति की अगर हम बात करें तो इनकी स्थिति कुछ जैसे ये पहाड़ियां खत्म होती हैं तो इसके बाद में यहाँ पे इनकी कुछ स्थिति आती है इस तरीके से। ठीक है, तो ये इन चारों पहाड़ियों को क्या कहा जाता है, ट्रांस सतपुड़ा के नाम से इनको जाना जाता है। ये क्या हो जाएंगी, ट्रांस सतपुड़ा। इनको क्या कहते हैं, ट्रांस सतपुड़ा इनको कहा जाता है, ट्रांस सतपुड़ा। ठीक है, और ट्रांस सतपुड़ा की 4 पहाड़ियां कौन सी हैं, बालाघाट, हरिश्चंद्र, सतमाला और अजंता। बालाघाट, नेक्स्ट एक यहाँ पे आप नोट कर लें, 4 पहाड़ियां। बालाघाट, सीधा आपसे स्टेट का नाम पूछा जाएगा कि पहाड़ी कहां पे है, बालाघाट, सॉरी बालाघाट, हरिश्चंद्र, बालाघाट, हरिश्चंद्र, सतमाला और कौन सी, अजंता की पहाड़ियां। और अजंता की पहाड़ियां, ये चारों ही पहाड़ियां कहां पर हैं, महाराष्ट्र में। चारों ही पहाड़ियां कहां पर रहेंगी, महाराष्ट्र में रहेंगी। और इन चारों को क्या कहा जाता है, ट्रांस हिमालय इनको कहा जाता है। इनको क्या कहा जाएगा, ट्रांस हिमालय, ये चारों पहाड़ियां। ठीक है, यहां तक ठीक है। उसके बाद में मेन पॉइंट क्या आपको याद रखना है कि जो सतपुड़ा और ट्रांस सतपुड़ा, इनके मध्य से एक नदी प्रवाहित होती है, और ये नदी कौन सी रहेगी, ताप्ती।
ठीक है। ट्रांस सतपुड़ा और सतपुड़ा के मध्य से एक नदी प्रवाहित होती है और इस नदी का नाम क्या रहेगा? ताप्ती नदी। आपको क्या याद रखना है? ताप्ती नदी, ताप्ती नदी। और ये कौन सी थी? नर्मदा नदी। तो यहां तक अपना कंप्लीट होता है विंध्याचल और सतपुड़ा के संदर्भ में जो इंपॉर्टेंट बातें थी। ठीक है। सतपुड़ा की हम बात करें, सतपुड़ा की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछ ली जाए तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी रहेगी धूपगढ़। कौन सी? धूपगढ़। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी रहेगी धूपगढ़। और इस धूपगढ़ की बात करें तो यहां पर स्थित है महादेव की पहाड़ियों में। महादेव की पहाड़ियों में सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ महादेव की पहाड़ियों में। ठीक है। तो यहां तक आप नोट कर लें। यहां पे एक पहाड़ी हमने बताई, कौन सी? जो मैकाले की पहाड़ी की हम चर्चा कर रहे हैं, मैकाले की पहाड़ी। इस मैकाले की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी आती है कौन सी? अमरकंटक। मैकाले की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी आती है कौन सी? अमरकंटक। और इस अमरकंटक की बात करें तो इस अमरकंटक, ये कौन सी है? अमरकंटक। और इस अमरकंटक पहाड़ी की बात करें तो इस अमरकंटक पहाड़ी से 4 नदियां निकलती हैं, वो अपने को याद रखनी है। तो आप एक बार विंध्याचल और सतपुड़ा में हेडिंग डाल लें, विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियां, और इसी क्रम में आप एक पेज में ये चीजें बना लें। और इसमें आपको स्टेट का नाम, क्रम और ये चीजें याद रखनी है। नर्मदा नदी और कौन सी? ताप्ती नदी, इनके मध्य से प्रवाहित होती है। और आपसे ये भी पूछा जाता है कि कौन सी 2 नदियां एक दूसरे के समानांतर प्रवाहित होती हैं? तो नर्मदा और ताप्ती। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। यहां तक एक बार चीजों को आप नोट कर लें, बाकी हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स जो अपने बन सकते हैं, वो अपन नेक्स्ट क्लास में चर्चा कर लेंगे। ठीक है। ये आप जरूर से बना लेना, ये वाले दोनों मैप हैं, इनको जरूर से बना लेना। एक साइड तो ये है पर्वत एवं पहाड़ियां, प्रमुख पर्वत एवं पहाड़ियां आपको बनानी है इस वाले मैप में। इनकी स्थिति आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए। और एक दूसरी और आपको बनाने हैं प्रमुख पठार। इस वाले मैप में जो बताए गए हैं वो भारत के प्रमुख पठार बताए गए हैं, तो ये वाले आप जरूर से बना लेना। बाकी जो चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। तब तक के लिए आप पीछे की जो क्लासेज जिस किसी विद्यार्थी ने नहीं देखी हैं वो पीछे की क्लासें देख लें। ये जो पैनल पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम में अवेलेबल हो जाएगी, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें आप, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के साथ, या और कोई अन्य विद्यार्थी जो कि भारत की ज्योग्राफी, भारत के भूगोल को पढ़ना चाहता है, उसके साथ में ये क्लास आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। ठीक है। तो तब तक के लिए कल तक आप ये काम करें और इस क्लास का बार बार में आपको रिवीजन करना है, और बाकी चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।